नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। ये होगा मगध साम्राज्य के बारे में। और मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश आए थे और उनके प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे, इनके बारे में आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ये आप किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पीटी और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है ताकि आप विस्तृत रूप से जान पाएँ। इसलिए जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। देखिए, मगध साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी ये जब हुई थी उस समय 6ठी से लेकर 4वीं शताब्दी तक 4 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये चारों एक दूसरे पर जीत हासिल करने के लिए और अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और अंततः मगध साम्राज्य जो था उत्तर भारत में अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभर कर आता है। मगध साम्राज्य भारत में 684 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व तक शासन करता है। मगध साम्राज्य के बारे में आपको 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी आपको उल्लेख मिल जाएगा। और मगध साम्राज्य में टोटल 3 राजवंशों का शासन रहा है। पहला था हर्यक वंश, फिर आपका शिशुनाग और तीसरा था नंद वंश। हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा है 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश का 412 से 344 ईसा पूर्व और नंद वंश का 344 से 322 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक जरासंध और बृहद्रथ दोनों थे, लेकिन मुख्यतः बृहद्रथ के नाम से जाना जाता है कि यह मगध साम्राज्य का संस्थापक रहा है। और इसका विकास हर्यक वंश के समय में शुरू हुआ था, जबकि इसका जो विस्तार हुआ था यह शिशुनाग और नंद वंश के समय हुआ है। और अंततः मौर्य वंश के जो शासनकाल में मगध साम्राज्य अपने सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचा। यानी कि आपको मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ना होगा, शिशुनाग वंश पढ़ना होगा, नंद वंश पढ़ना होगा और लास्टली में इसका जो सर्वोच्च जो शिखर था मौर्य वंश, इसके बारे में आपको लास्टली पढ़ना होगा। देखिए, मगध साम्राज्य जो भारत में इसका विस्तार हुआ था, इसके कुछ कारण थे। पहले तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी कि ऐसी सुदृढ़ स्थिति थी जिसकी वजह से यहाँ पर आक्रमण करना संभव नहीं हो पाता था। दूसरा कि यहाँ पे खनिज में विशेषकर जो होते हैं लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो जो भी युद्ध हुआ करते थे तो इनके यहाँ पास इतना पर्याप्त संसाधन था, पर्याप्त युद्ध सामग्री हुआ करती थी, लोहे से इतने लोग पर्याप्त हथियार बना लिए करते थे कि आपको कोई भी युद्ध होता था तो ये लोग उसमें जीत जाते थे या फिर खुद ही कुछ साम्राज्यों को उस साम्राज्यों पर आक्रमण करके लड़ करके उसे हासिल कर लेते थे। तो ये साम्राज्य अपने आप में विस्तार करने में इनको मदद मिलती थी लोहे की वजह से। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण, आप जो ये इलाका देख रहे हैं इस मैप में, ये गंगा नदी का इलाका है। ठीक है, गंगा नदी के इलाका होने की वजह से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ ज़मीन थी और पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से जाहिर सी बात है यहाँ पर अन्न की खेती बहुत अच्छी तरह से होती थी। अन्न पर्याप्त मात्रा में होने से यहाँ पे कभी भूख की समस्या उत्पन्न नहीं होती थी, अकाल की समस्या उत्पन्न नहीं होती थी। तो ये कह सकते हैं कि अन्न धन से ये भरा पूरा ये समृद्ध साम्राज्य था। अब अन्न धन से समृद्ध साम्राज्य होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य को भी बल मिला, धात्विक मुद्रा का भी प्रोत्साहन हुआ और साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ पर लोग परंपरागत जो चरित्र थे या परंपरागत शैली को ना अपनाते हुए धीरे धीरे गैर परंपरागत यानी कि जो उन्नति का जो मार्ग होता है, जैसे कि नई चीज़ों को अपनाना, नई सभ्यता को अपनाना इत्यादि चीज़ों को ये लोग करते चले गए, जिसकी वजह से ये जो मगध साम्राज्य था इसका तेजी से विस्तार होता चला गया। मगध साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में 3 प्रमुख शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इनके शासनकाल में मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवरस थी, जो कि बाद में राजगीर को राजधानी बना दिया गया। हर्यक वंश में जो पहला शासक था बिंबिसार, वो 541 से लेकर 452 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है। यह हर्यक वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था ये बिंबिसार ही होता है, जिसको सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। यह बुद्ध का समकालीन था तथा महावंश के अनुसार यह 15 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठा था।
बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी और इसने कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर लिया तथा दहेज में उसे काशी का प्रांत प्राप्त होता है। इसने लिच्छवी सरदार चेटक की पुत्री चेलना से भी विवाह किया और मद्र देश के राजा की पुत्री इसकी दूसरी रानी थी। तो वैवाहिक संबंध बना करके भी इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया या फिर कह सकते हैं अपना साम्राज्य को और अधिक मजबूत बना लिया। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने निजी चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा, जिससे प्रद्योत की मैत्री उसे प्राप्त हो गई। अंग ही ऐसा महाजनपद था जो बिंबिसार के आक्रमण के कारण शिकार हुआ और बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त का वध करके अंग को अपने राज्य में मिला लिया। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी गिरिव्रज थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। ठीक है, जो अब जाहिर सी बात है, जो स्थान 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ हो तो वहाँ पर आक्रमण करने में काफ़ी कठिनाई हुआ करती थी। और अनुश्रुति के अनुसार बिंबिसार को उसके पुत्र जो था अजातशत्रु, उसने हत्या कर दी। ये जो वंश है हर्यक वंश, ये पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, उसी तरह अजातशत्रु को उसके पुत्र ने हत्या करके राजगद्दी को पाया था। तो ये कह सकते हैं कि ये जो राजवंश था ये पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग अजातशत्रु के बारे में। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व यह बिंबिसार के पश्चात गद्दी पर बैठा था और उसका नाम कुनिक था। इसने क्या किया था, अपने पिता को ही मारकर गद्दी पर बैठा था। और बिंबिसार की मृत्यु के शोक में उसकी रानी जो कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी, उसके मर जाने पर नाराज होकर प्रसेनजीत ने काशी पुनः वापस ले लिया, क्योंकि उसने ही शादी के समय में जब बिंबिसार से शादी किया था तो अपनी बहन को, तब उसने ये काशी प्रदेश उसको कह सकते हैं गिफ्ट के रूप में दिया था। लेकिन जब बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है तो वो उसके भाई ने वापस उसको काशी प्रांत वापस उनसे ले लिया। काशी के प्रश्न पर अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध भी हुआ और कौशल की हार हुई, परंतु दोनों में फिर संधि भी हो जाती है। काशी पर पुनः मगध का अधिकार हो जाता है और कौशल की राजकुमारी की शादी अजातशत्रु से हो जाती है। अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ भी युद्ध हुआ और अजातशत्रु ने अपने एक ब्राह्मण मंत्री वस्कार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजे। वस्कार क्या होता है, बाद में सफल भी होता है और अजातशत्रु ने वज्जी संघ को फिर वो पराजित कर देता है। और अजातशत्रु के समय ही राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व में बुद्धों की जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है ये इसी समय में होती है, अजातशत्रु के समय में। नेक्स्ट देखिए उदयन। उदयन 460 से लेकर 444 तक उसका काल रहा है और अजातशत्रु के बाद उदयन यह सिंहासन पर बैठता है। यह भी ऐसा कहा जाता है कि यह भी अपने पिता को मारकर ही गद्दी हासिल करता है। इसके समय में गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर की स्थापना होती है और उदयन के पश्चात क्रमशः अनिरुद्ध, मुंड और दर्शन सिंहासन पर बैठते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था और यह प्रारंभ में हर्यक वंश के अंतिम नरेश नागदशक का मंत्री था। तो हर्यक वंश का जो अंतिम नरेश कौन था, नागदशक था। दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ जो वर्ड्स है वो अलग अलग हो जा रहे हैं, जैसे यहाँ नरे है फिर शाह यहाँ आ जा रहा है। ये लैपटॉप में मैं जब कंटेंट बना रही हूँ तो वहाँ से जब मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो ये प्रॉब्लम आ जा रही है और मोबाइल में मेरा ठीक से जो ऑफिस है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जो पढ़ती हूँ उसको पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नागदशक के नागरिकों द्वारा निर्वासित कर दिए जाने के पश्चात यह मगध का राजा अभिषिक्त हुआ। शिशुनाग ने अवंती अर्थात राजधानी उज्जैन को परास्त, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, को परास्त कर तथा अवंती मगध साम्राज्य का एक बन गया। शिशुनाग ने वत्स और कौशल राज्य को परास्त किया। ये वत्स और कौशल, शिशुनाग ने वत्स और कौशल दोनों राज्यों को परास्त किया। फिर कालाशोक की बात करते हैं तो यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आपको बारी आती है मगध साम्राज्य में नंद वंश की। तो कालाशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों को हराकर शासन सत्ता नंद वंश ने शासन जो होता है ये नंद वंश के हाथ में चला जाता है और यह वंश जो था यह निम्न कुलोत्पन्न माना जाता था। नंद वंश की जो स्थापना की थी यह महानंद ने की।
ठीक है, यह महानंद हो जाएगा, महानंद ने की थी। महापद्मनंद ने शीघ्र ही इसका वध भी कर दिया और पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा जाता है। ये जो पीटी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि सर्वछत्रांतक के नाम से कौन विख्यात है। उसके बाद इसने कलिंग को जीता और उसे अपने राज्य में मिला लेता है। एक बड़ा राज्य स्थापित करके इसने एक छत्र और एक राट का पद भी धारण किया है। और महापद्मनंद के कुल 8 पुत्र थे। धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। तो जो संस्थापक होता है कोई किसी भी वंश का और अंतिम शासक, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इस पे। और उसके बाद कुछ जो सर्वनाम होते हैं, जैसे किस नाम से ये जो महापद्मनंद था, जो वह सर्वछत्रांतक के नाम से भी जाना जाता था, एक छत्र के नाम से भी, एक राट के नाम से भी जाना जाता था। ये सब प्रश्न आपको पीटी में बहुत बार पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। और इसके ही काल में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था, परंतु मगध की सीमा इस आक्रमण से अछूती रही। इसी धनानंद को बाद में मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का राजवंश हस्तगत कर लिया था, प्राप्त कर लिया। प्रशासन की बात करें मगध साम्राज्य की, तो यह राजतंत्रों का प्रशासन के बारे में पहले जानेंगे। तो राजा को जो सर्वोच्च राजकीय पद प्राप्त था वह तथा उसे शारीरिक एवं संपत्ति संबंधी विशेष सुरक्षा भी प्राप्त थी। वह सर्वशक्तिशाली होता था और राजपद जो प्रायः जो मगध साम्राज्य में वंशानुगत होता था, परंतु चुने हुए राजाओं के उल्लेख भी अपवाद स्वरूप प्राप्त हुए हैं। राजपद निरंकुश भी हुआ करता था, परंतु अनियंत्रित नहीं था। जातक कथाओं से पता चलता है कि जो मगध साम्राज्य था उसमें अत्याचारी राजाओं और मुख्य पुरोहितों को जनता निष्कासित कर देती थी। मगध साम्राज्य में जो राजा थे यह मंत्रियों की सहायता भी लेते थे और मगध के राजा एक अजातशत्रु के मंत्री, वत्सकार तथा कौशल में दीर्घाचार्य सफल मंत्री भी थे। मंत्री अधिकतर ब्राह्मणों से चुने जाते तथा सभा और समिति जैसी जन संस्था भी लुप्त हो गई थी उस समय। उनका स्थान वर्ण और जाति समूह ने ले लिया और सभाएं इस काल में अभी गणतंत्रों में जीवित थीं। राजतंत्रों में इस काल में हम परिषद नाम की एक छोटी संस्था के बारे में भी सुनते हैं मगध साम्राज्य में, और इस परिषद में केवल ब्राह्मण हुआ करते थे। महामाद्र नामक उच्च अधिकारियों के एक वर्ग का उदय मगध साम्राज्य में हुआ था और इसी काल में प्रशासन संबंधी विकास की सबसे मुख्य विशेषता रही है। अमात्यों में से कई प्रकार के कर्मचारी नियुक्त होते थे, जैसे यथा सर्वार्थक, न्यायकर्ता, रज्जुग्राहक, द्रोण मापक। ग्राम का जो प्रशासन हुआ करता था मगध साम्राज्य में वो ग्रामणी के हाथ में था, जिसे अब ग्राम प्रधान, ग्राम भोजक, ग्रामिणी या ग्रामिका नाम से भी जाना जाता था। ग्राम प्रधानों का जो सर्वाधिक महत्व था एवं उनका ग्राम प्रधानों का जो उस समय अत्यधिक महत्व था तथा उनका राजाओं के साथ सीधा संबंध हुआ करता था। ग्राम में प्रधान जो कानूनी व्यवस्था थी उसे बनाए रखना एवं ग्राम से कर वसूलना उनका काम हुआ करता था। राजा स्थायी सेना रखते थे और सेना साधारणतः 4 भागों में बटी हुई थी: पदाति, अश्वरोही, रथ और हाथी, अर्थात पैदल चलने वाले, घोड़े पर चलने वाले, रथ पर चलने वाले और हाथी पर चलने वाले। कर संबंधी व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर स्थापित थी और योद्धा और पुरोहित करों के भुगतान से मुक्त हुआ करते थे। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर हुआ करता था और वैदिक काल में स्वैच्छिक रूप से प्राप्त करने होने वाली बलि इस काल में अनिवार्य कर बना दिया गया था। मगध साम्राज्य में कर संग्रह करने वाले जो अधिकारी थे उसमें सबसे प्रधान भोजक था और उपज का 6वां भाग कर के रूप में एकत्र कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त राजकीय करों में दुग्ध धन जो राजा के पुत्र के जन्म पर अवसर पर दिया जाता था तथा व्यापारियों से प्राप्त किए गए चुंगी का भी उल्लेख किया जाता है। करों के अतिरिक्त मगध साम्राज्य में लोगों को बेगार करने के लिए भी बाध्य किया जाता था। अब हम लोग गणतंत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। 16 जनपदों के अतिरिक्त हमें इस काल में अर्थात मगध साम्राज्य के काल में गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है और प्रमुख गणराज्य थे शाक्य, लिच्छवी, संघ और मल्ल। गणराज्यों में सरदार या राजा के दैवी अधिकार नहीं होते थे तथा उनका चुनाव होता था।
गणतंत्रों में वंशगत राजा नहीं बल्कि सभाओं के प्रति उत्तरदायी अनेक व्यक्ति कार्य करते थे। प्रत्येक गणराज्य की अपनी परिषद या सभा होती थी और राजधानी में केंद्रीय परिषद के अलावा राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थानीय परिषदें भी हुआ करती थी। शासन का कार्य कई सरदारों के हाथों में दिया जाता था और उन्हें राजन, गणराजन या संघ मुख्य भी कहा जाता था। राजन उपाधि का कभी कभी राज्य के सभी प्रधान व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। लिच्छवी में हमें 7,707 राजाओं के होने की भी बात सुनते हैं, जिसको हम लोग लिच्छवी गणराज्य के बारे में जब मैं वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने इस चीज़ को बताया था। और एक बौद्ध ग्रंथ के साक्ष्य के अनुसार लोग बारी बारी से भी राज्य करते थे। राजन के अतिरिक्त एक अन्य दूसरे अधिकारी भी होते थे जिन्हें उपराजन, सेनापति, भंडागारिक आदि नामों से जाना जाता था। तो ये तो आज आप लोगों ने जाना मगध साम्राज्य के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में डिटेल्स में। तो दोस्तों, अगर कहीं कुछ शब्द में इधर उधर हो जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ मेरे शब्दों को पकड़िएगा। जो टाइपिंग में कहीं एरर दिखता है तो उसको शब्दों से पकड़कर समझ लीजिएगा कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कंटेंट बहुत ही लाभदायी है आपके लिए, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वीडियो पर सावधानी से पूर्वक देखा तो आप लोगों को बहुत कुछ याद हो चुका होगा, ठीक है। प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इनसे लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो के PDF आपको बाद में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।